हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 से कॉस्ट अकाउंटिंग वाला टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग को ना अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच माना जाता है। मतलब अलग अलग तरह के अकाउंटिंग होता है जिसमें से एक कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो देखो, जब भी हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे मैं कोई भी गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन करता हूं, तो उस टाइम पे कितना खर्चा होता है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उस कॉस्ट का एनालिसिस करना और उस कॉस्ट का रिपोर्टिंग करना, वो सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे मैटर्स जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लो ये पेन है, ठीक है। अगर मेरे को इस पेन का प्रोडक्शन करना है तो इसको बनाने के पीछे कितना कितना खर्चा होगा, ठीक है, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी, उसको रिकॉर्ड करूंगा, एनालिसिस करूंगा, रिपोर्टिंग करूंगा, वो सारी चीजें किसका पार्ट माना जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग माना जाता है। फिर आगे बात करें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग मैनेजमेंट। अब देखो, जब भी कोई भी तरह की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी तो मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले पाएगा। हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसको बनाने में अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो मैं उस खर्चे को कम कर सकता हूं। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब कि जो भी परफॉर्मेंस होगी उसको भी इवैल्यूएट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग बताया। अब हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, बट यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स देके रखे हैं। सबसे पहले है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करता हूं, और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है, ठीक है, उसका एक एम है कि यहां पे हम लोग पहले से ही क्या डिटरमाइन करते हैं कि जब भी मैं कोई गुड्स को या प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाता हूं तो कितना कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। इन सारी चीज को मैं एनालिसिस करूंगा कि सारे के सारे रिवेलेंट कॉस्ट को देखूंगा जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हो रहा है, उन सबको, उसको ही बोलते हैं कॉस्ट एसर्टेनमेंट। क्लियर? मतलब पहले से ही सर्टेन कर लिया जा रहा है कि क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। देन बात करें कॉस्ट कंट्रोल। अगर मेरे को पता चल गया कि ये खर्चे होंगे तो मैं कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकता हूं, यानी कि इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग हमारी बजट के अंदर ही प्रोडक्शन करें। मतलब इस पेन को बनाने के पीछे मेरा जो बजट है वो मान लो 10 रुपए है, तो मैं 10 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग बजट के अंदर कॉस्ट को ला सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एरियाज में हम लोग हमारे खर्चे जो है वो कम करें, ठीक है। उसको ही बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और यही सबसे बड़ा एम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। देन बात करें प्रॉफिट प्लानिंग। मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज बनाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट जो है उसका एनालिसिस करते हैं और कॉस्ट बिहेवियर को देखते हैं और प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, और वो पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। यस, देखो, जब भी हमको पता चलेगी कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना होगा तो उस बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिवेलेंट मिल जाएगी तो मैं पता लगा पाऊंगा, या तो मेरी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाऊंगा, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस ले पाऊंगा, सच एज मेक और बाय। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरी कार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है, ठीक है। जैसे टाटा बनाती है, टाटा नेक्सॉन है, वैसे ही मैं अपनी एक कार बनाता हूं, ठीक है। तो उस कार के टायर जो है, क्या वो मैं खुद बनाऊं या मैं एमआरएफ वाले से खरीद लूं, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा कि मेरे कार का कॉस्टिंग कितना आ रहा है, उस बेसिस पे मैं ये डिसीजन ले सकता हूं। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है कि मैं उस सिचुएशन में क्या करूं, बनाऊं या तो फिर किसी से खरीद लूं, ठीक है। तो यही एक मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया। फिर प्राइसिंग की बात करें, प्रोडक्ट मिक्स जो है उसके डिसीजंस हम लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है उसके। पहला कॉस्ट एसर्टेनमेंट, दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, तीसरा प्रॉफिट प्लानिंग, देन डिसीजन मेकिंग। देन आगे बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट्स। इसके कौन से कंपोनेंट्स है, यानी कि कितनी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो देखो, मेनली 5 कॉस्ट मैंने यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहली जो कॉस्ट है ना वो है डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सके, जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हो, जहां पे सर्विसेज, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या पर्टिकुलर सर्विसेज या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है, उसको हम आसानी से ट्रेस कर सके, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों इन्वॉल्व हो जाता है कि मटेरियल के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, लेबर के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीजें डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। अब बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम लोग डायरेक्टली मतलब ट्रेस नहीं कर सकते इजीली, वैसे कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे,
इसके अंदर कुछ ओवरहेड कॉस्ट भी आ जाती है, ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, यूटिलिटीज या डेप्रिसिएशन। आप ये फैक्ट्री रेंट तो हम लोग गिन सकते हैं, चलो फिर यूटिलिटी और डेप्रिसिएशन को हम कैसे गिनेंगे, मतलब ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो लगती है बट उसको कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। देन बात करें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यानी कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो हमेशा फिक्स ही होती है। हमारा प्रोडक्शन भले ना कितना भी हो, मैं प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहेगी। जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, यस, ये सारी कॉस्ट कैसी रहेगी, फिक्स कॉस्ट ही रहने वाली है। देन बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये सब तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट है जो बदलती रहती है प्रोडक्शन के बदलने पे, मतलब कि चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर मान लो मैं प्रोडक्शन को बढ़ाता हूं तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल दो रॉ मटेरियल्स। अगर मान लो मैं प्रोडक्शन करूं ही ना तो रॉ मटेरियल्स का क्या खर्चा होगा, नहीं होगा। बट अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो रॉ मटेरियल का खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्शन को कम करूंगा तो रॉ मटेरियल का भी खर्चा कम होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स है वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है, जो बदलते रहते हैं। इसमें से एक एग्जांपल अपने ट्रांसपोर्टेशन भी ले सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा जब मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज अ वन टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन को कम करूंगा तो ट्रांसपोर्टेशन का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर होते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एक ऐसे कॉस्ट होते हैं जो फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, यूटिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, जो बदलते रहते हैं, वो फिक्स भी हो सकता है या तो फिर वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्लियर। तो इस तरह से टोटल 5 कंपोनेंट मैंने आपको बताए, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट पे, मेथड्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा ना बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक कोर्स है जिसकी प्राइस अभी बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लाउड अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमको उस बैच में कांटेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो यूजीटी करके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और माई इंस्टीट्यूट करके ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब यहाँ पे क्या दिया है, मेथड्स और टेक्निक, कौन सी मेथड्स यूज की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो पहला एक जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, तो बेसिकली बात करें तो कोई एक जॉब या तो फिर एक प्रोजेक्ट जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी उसको ही बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। क्लियर हुआ। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है या पर्टिकुलर एक जॉब है, उसको किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर जॉब को करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। मतलब ये कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल होती है, वो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल होती है जो कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जिनकी यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस है, जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को बदलते रहते हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। देन बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब कि एक ऐसी कॉस्ट जहां पे प्रोडक्ट्स जो है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कितना खर्चा हो रहा है वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया है दैट अंडरगो अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब एक ऐसा खर्चा जब प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कॉटन से एक टी शर्ट बना रहा हूं, मतलब कॉटन से धागा बनेगा, धागा से फिर कपड़ा बनेगा, कपड़े को कट करके टी शर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस कैसी है, लंबी है, तो इस पूरी प्रोसेस को करने में मेरे को कितना खर्चा होगा ना, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया जाता है। क्लियर हुआ। देन बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना क्या होता है पता है, जैसे मान लो ये पेन है तो इस पेन को बनाने के पीछे कितना स्टैंडर्ड खर्चा होना चाहिए मैं पहले से ही प्री डिटरमाइन कर रहा हूं, उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि अ प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस। अगर कोई भी तरह का बदलाव हो रहा है तो उस वेरिएंसेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करके, ठीक है। और ये हमको हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल करने में और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में, मतलब कि मेरे को अगर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना है वो भी मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने सोचा है कि ये पेन मेरी 100 रुपीज में बननी चाहिए, तो अगर 100 रुपीज से ऊपर होगा तो मैं तुरंत उसको कंट्रोल में ला सकता हूँ, ठीक है। तो पहले से ही हमने डिसाइड कर दिया कि इस पेन का कितना खर्चा होगा और उस बेसिस पे ही यहाँ पे वर्क किया जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एबीसी, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है,
तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अलोकेट करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को टू प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द एक्टिविटी दैट कंज्यूम रिसोर्सेज। मतलब कोई भी तरह की एक्टिविटी को करने के लिए कितने रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, कितना खर्चा होता है, वो हम लोग एबीसी में पता लगाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी एक्टिविटी में खर्चा कितना हो रहा है ना, वो इसमें पता लगाया जाता है। और ये बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज ये ना कॉस्ट को ट्रेस कर देता है, ठीक है, जिसके बेस पे हमको पता चल जाती है कि इसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या रहेगी। देन बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी तरह की रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम, मतलब कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है और सामने हमारा सेल्स कितना हो रहा है, इन दोनों की रिलेशनशिप को एनालिसिस किया जाता है। जैसे मान लो सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या उसके पीछे पीछे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना सेल्स बढ़ता है ना वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही बढ़ती है। तो इन दोनों की रिलेशनशिप की ही पढ़ाई हम लोग स्टडी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, हमारा कितना मार्जिन बन रहा है, कितना ब्रेक इवन पॉइंट हमारा रहेगा। और इसके बेसिस पे हम लोग प्राइसिंग डिसीजन ले पाते हैं और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेथड्स और टेक्निक समझाए। अब हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन से इंपॉर्टेंस है। टोटल 5 इंपॉर्टेंस देके रखे हैं। नंबर 1 इज हेल्प इन असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नंबर 2 इज फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स। पहले में क्या था कि भाई हमको प्रॉफिटेबिलिटी यानी कोई भी प्रोडक्ट में कितनी प्रॉफिट हो रहा है या कितनी सर्विस दे रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो मैं आसानी से पता लगा सकता हूं। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज की कॉस्ट पता चल जाती है ना तो प्रॉफिट भी अपने आप पता चल जाता है। और आपको एक चीज बता दूं, जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गई या तो रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, टाटा का अपने जूडियो बात कर ले, जूडियो, रिलायंस ट्रेंड, आपको पता है ये सारी जितनी भी कंपनियां होती है ना वो लोग अपने खर्चों को बहुत ध्यान से करते हैं। जैसे मान लो अगर उनको कोई भी कपड़ा खरीदना है, ठीक है, वो लोग खुद तो बनाते नहीं है, वो लोग खरीद के ही बेचते हैं अपने स्टोर पे। तो ये लोग जब भी कोई भी चीज खरीदते हैं तो इतना सस्ता खरीद लेते हैं, ठीक है, और इतने सस्ते में बेचते भी है। जैसे जूडियो की बात कर लो, इतना अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस में बेचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स उनकी अपने आप बढ़ पाए, ठीक है। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस में। अगर कोई बिजनेस ने कॉस्ट को अगर कम रख लिया तो भाई उसको अपने आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट्स वाई ये इसका फायदा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल को भी कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट को हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं और कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। देन सही तरह की अगर हमको इंफॉर्मेशन मिल गई तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। असिस्ट इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इंसेंटिव सिस्टम, मतलब कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी प्रॉपर तरीके से होगा और साथ साथ में इंसेंटिव सिस्टम भी बिल्टअप हो जाएगा। देन प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी बिजनेस में और अकाउंटेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, यानी कि आंसरेबिलिटी, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो भी बहुत एक्यूरेट रहेगी, जिससे हमको पता चल पाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, हर एक चीज बहुत क्लियरली पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन बात करें चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहला, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक्यूरेटली नहीं पता लगाया जा सकता, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या हम, मतलब डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, वो बहुत एक झंझट वाली चीज हो जाती है। तो पहला चैलेंज ये हो गया। दूसरा, अगर कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है तो उसको एडॉप्ट करना बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रोडक्शन मेथड में कोई बदलाव होता है या तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई बदलाव होता है तो भाई उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत दिक्कत वाली चीज हो जाती है। देन बात करें बैलेंसिंग बिटवीन द ट्रेड ऑफ एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी। यस, हमको एक्यूरेसी भी चाहिए चीजों के बीच में और हमको सिंप्लिसिटी मतलब चीजें सिंपल भी चाहिए और एक्यूरेट भी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आखिरी है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको चैलेंजेस बता दिए। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला टॉपिक मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।